कहाँ चले, आवाज आ रही है सबको और स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? चलिए इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। जी, आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? जरा बताएं, जरा अपडेट करिए हमें। चले ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एक अंदाजे के मुताबिक, ठीक है, जो बायोकेमिस्ट ने जो अपना एक अंदाजा लगाया है, तो उसके मुताबिक ईच एंड एवरी सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड के अंदर एक सेल में तकरीबन 10 मिलियन तक एटीपीस के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम होते हैं, और 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ तक मॉलिक्यूल सेल के अंदर एक सेकेंड में प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम होते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा ले कि हमारे सेल्स के अंदर कितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कितने एंडरगोनिक होते हैं, कितने एक्सर्गोनिक होते हैं, कितने कैटाबोलिक रिएक्शंस होते हैं, कितने एनाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आप सिर्फ इस नंबर को जरा गौर से देखें और इसको जरा सोचें कि हमारे सेल्स, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल की बात नहीं कर रहे हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं, इसके अलावा अगर हम ब्रेन सेल्स की बात करें, ठीक है, अपने मसल्स की बात करें, स्किन को देख लें, हेयर को देख लें, ठीक है, हमारे जो लिवर सेल्स हैं, इसके अलावा नेफ्रॉन्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन होती है एटीपी की। और इतने, जो हमने वर्ड यूज किया था ना, एनॉर्मस केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ पर कुछ क्वांटिफाई करने की कोशिश की गई है, क्योंकि 1 करोड़ सिर्फ हम एक वर्ड है, ठीक है, एक लफ्ज है जो हम कह सकते हैं, उसके पीछे कितने केमिकल प्रोसेसेस हैं उसका तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, कपल्ड रिएक्शन इंतहाई आसान है। कपल्ड रिएक्शन वो कहते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शन को कहते हैं जो कि एक टाइम पे एक्सर्गोनिक भी हो, इंटरगोनिक भी हो। ठीक है, इसकी क्लासिकल एग्जांपल होती है, एक्सर्गोनिक का मतलब है कि जिससे एनर्जी प्रोड्यूस भी हो और एनर्जी कंज्यूम भी हो, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर। कपल जोड़े को कहते हैं ना, ठीक है, तो जोड़ा यहाँ पर क्या है, एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक है। इसके अलावा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक है। क्लासिकल एग्जांपल इसकी एटीपी है। एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है वाटर की मौजूदगी में, हाइड्रोलिसिस उसको कहते हैं ना, हाइड्रोलाइसिस, किसी भी केमिकल का, किसी भी कंपाउंड का वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना, उसका टूटना, उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो जब एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है वाटर की मौजूदगी में, तो वो बन जाता है एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप। एक फॉस्फेट ग्रुप उससे अलग हो जाता है। इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। फिर क्या होता है कि यही फॉस्फेट ग्रुप जब एडीपी के साथ मिल जाए, तो ये बना देता है एटीपी और कुछ वाटर। ठीक है, ये होता है एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन। और ये देखिए, ये इसका एक साइकिल है, ठीक है, कि जब ये एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप आपस में मिलते हैं, ठीक है, वाटर रिलीज कर लेता है और एटीपी बना देता है। जब वाटर की मौजूदगी में एटीपी टूटता है, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, या एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, इसको दोनों को मिलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। जब ये मिलकर एटीपी बना ले और वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन हो जाए, तो ये ब्रेक होकर, ये टूटकर एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई दो कहते हैं, ठीक है, दो फॉस्फेट ग्रुप और एडेनोसिन। अच्छा, तो और एक फॉस्फेट ग्रुप ये रिलीज कर लेते हैं और प्लस साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हो गया आपका कपल्ड रिएक्शन, आसान है। ठीक है, अब ये देखिए, कुछ एग्जांपल्स दी हुई है आपके सामने जो हमने आपको बात बताई। और ये जो आखिरी मैंने आपको बताया ना, जो आखिरी फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, इस फॉस्फेट के साथ जो इसका बॉन्ड होता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब एटीपी टूटता है एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक ठाक एनर्जी रिलीज करता है।
ठीक है। लेकिन जब इसी एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप मजीद मिल जाए तो ये फिर एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, इस बॉन्ड के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो ये एंटरगोनिक रिएक्शन हो गया, ये एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शन हो गया। इनको मिलाकर कहते हैं कपल्ड रिएक्शन। ठीक है, इसको जरा देख लें। और यही एनर्जी फिर जब ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, तो यही एनर्जी जो हमने सेल्स की बात की ना कि सेल्स तकरीबन 10 मिलियंस तक एनर्जी को एटीपी के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और कंज्यूम करता है, तो यही एनर्जी फिर सेल यूज करती है। ठीक है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करने के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, वेयर एंड टेयर को रिलीव वो ठीक करने के लिए, और इसके साथ साथ अपनी ग्रोथ एंड मेचोरेशन के लिए। ठीक है, चलिए जी, डिहाइड्रेशन ऑफ एटीपी मतलब है कि जब ये टूटता है, सॉरी जब मिलता है, रिस्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। अच्छा देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए ये पूरा चैप्टर डिजाइन किया गया है, वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। चले, अब तक तो सब क्लियर है ना, पिछला जो हमने पढ़ा ये हमने बैकग्राउंड सेट कर लिया। ठीक है, वो हमने क्या कर लिया, बैकग्राउंड सेट कर लिया। अब हमारा आज का जो मेन थीम है, जो मेन टॉपिक है, तो वो हम शुरू करने लगे हैं। उसके लिए पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करना जरूरी है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है बिल्कुल बेसिक बेसिक एनर्जी के बारे में, एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में और एटीपी के बारे में, वो तो सबको क्लियर है ना, सबको कोई इशू तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक किसी को? अगर हो तो बता दीजिएगा, हम बेसिक्स क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, कोई मैसेज लिख दें। चले, हो के क्लियर है। खामोशी का मतलब इकरार होता है ना। नो, चले, अच्छा देखिए, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वो मेटाबॉलिक पाथवे है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन्स रेसिपिएंट की तरफ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शंस में। और ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और एटीपी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मिलता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो एटीपी के प्रोडक्शन के लिए जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो पाथवे यूज होती है, जो रास्ता यूज होता है, उस पूरे के पूरे पाथवे को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, फास्फोराइलेशन मीन कि फॉस्फेट इसमें इन्वॉल्व होगा, बाकी आगे नहीं जाएं। ठीक है, 3 फेजेस में होता है। 3 फेजेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी को प्रोड्यूस करता है। ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होता है 3 फेजेस में। ठीक है, तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं 3 फेजेस में, 3 स्टेजेस में। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसको कहते हैं। ठीक है, या इसको एक और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल को। क्रेब्स साइकिल नाम याद रखे, बहुत है। ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पहले कभी नाम सुना है आप लोगों ने इन केमिकल रिएक्शंस का? यस और नो कह दें, शाबाश। इससे पहले कभी ग्लाइकोलिसिस का, क्रेब्स साइकिल का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का नाम सुना है? जी, चलिए तब तक आप यस नो कहें, मैं ये पानी लेकर आ जाता हूँ।
चलिए, एक स्टूडेंट ने नाम नहीं सुना और दूसरे ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH के साथ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिनको क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे पास 3 स्टेप में होता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ये देखिए, ये जो येलो कलर का आप लोग को नजर आ रहा है ऑर्गेनेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये इसका बाहर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म है, तो उसको कहते हैं साइटोसोल या फिर प्रोटोप्लाज्म। ये दो नाम आप याद रखें, साइटोसोल याद रखें, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है यहाँ पर, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, उसके बाद पायरुवेट जाता है क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में ये बेचारा, इसकी बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और कन्वर्जन होती है। उसके बाद जो आपके एनर्जी रिड्यूस या रिडक्शन या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स कहते हैं उन्हें, NADH हो गया, FADH2 हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूस होकर आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और यहाँ पर हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन जाते हैं एक ग्लूकोज से। ये इसका एक समरी है, ठीक है। ये देखिए, जो हम सिंपल केमिकल रिएक्शन करते हैं ना, कि C6H12O6 प्लस O2 गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2O प्लस ATP, तो वो ग्लूकोज बेचारे के साथ ये काम होता है, तब जाकर ये वाटर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ATP बनती है। चलिए स्टेप वाइज देखते हैं आराम आराम से, ठीक है। सबसे पहले देखिए ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। ये हमारे पास वो साइटोप्लाज्मिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, C6H12O6, ठीक है, इसकी ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड में, और बदले में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। उस 3 कार्बन कंपाउंड को कहा जाता है पायरुवेट, ठीक है। ये क्यों होता है? ये इसलिए पायरुवेट में कन्वर्ट होता है क्योंकि हमारे सेल का जो पावर हाउस है, जो बिजली घर है, जहां पर ये सारी की सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो पूरा सेल अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा, वो सारी की सारी प्रोडक्शन होती है उसकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होता है हमेशा साइटोसोल ऑफ द सेल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में मसला ये है कि वहां पर जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल नहीं है 3 कार्बन कंपाउंड से ज्यादा के लिए, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हर वो कंपाउंड जो जिसमें 3 कार्बन से ज्यादा होंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकेंगे। अब वो क्या है, ग्लूकोज हेक्सोज है ना, 6 कार्बन कंपाउंड है, तो जरूरी ये है, ये प्रिपरेटरी स्टेप है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए प्रिपरेटरी स्टेप कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये ग्लूकोज, इसकी ब्रेक डाउन होती है 3 कार्बन कंपाउंड में, और एक के बदले में दो दो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है ना, हाफ हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें 3 आता है, तो 2 पायरुवेट बनते हैं। अच्छा, ये 2 स्टेप्स में होता है, एक को कहते हैं फेज 1 या फर्स्ट फेज, दूसरे को कहते हैं फेज 2, ठीक है। फर्स्ट फेज ग्लाइकोलिसिस का एंडरगोनिक होता है, इसमें एटीपी की कंजम्पशन होती है। क्या होती है इसमें? एटीपी की कंजम्पशन होती है, जबकि जो दूसरा फेस होता है उसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है। पहले में 2 होती है, दूसरे में 4 एटीपी की प्रोडक्शन होती है, इसलिए नेट रिजल्ट आता है 2 एटीपी की प्रोडक्शन का, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास वो प्रोसेस है जो तमाम सेल्स अपनी एनर्जी जनरेशन के लिए यूज करते हैं। पहला स्टेप, जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज उसमें ग्लाइकोलिसिस से गुजर कर ही आगे जाता है, ठीक है, सारे के सारे ग्लाइकोलिसिस से होकर ही आगे जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट्स की बात करें एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन का मतलब ये है कि जब तक हमारे सेल्स को डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन मिल रहा है, जितनी हमारी सेल्स की डिमांड है उतनी हम सांस के जरिए उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो तब जाकर इसका प्रोडक्ट होगा पायरुवेट, ठीक है। पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, कहां से आया है? ये जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई है,
तो ग्लूकोज चूंकि 6 कार्बन कंपाउंड है और इससे 2 3 कार्बन कंपाउंड जिनको पायरुवेट किया जाता है कहा जाता है प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलिसिस की प्रोडक्ट पायरुवेट की शक्ल में होती है, जबकि इन एरोबिक कंडीशन में ये लैक्टेट या लैक्टिक एसिड की शक्ल में होती है। मैंने आपको एक्सरसाइज, मसल फटीग, ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है, ज्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, ज्यादा चलना फिरना, भागना दौड़ना, ठीक है, तो वो मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्लाइकोलिसिस ही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो पायरुवेट की जगह लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। नेट रिएक्शन क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज प्लस 2 एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 2 एनएडी, ठीक है, जब आपस में मिलते हैं तो ये स्प्लिट होता है ग्लूकोज 2 पायरुवेट में। ठीक है, ये 2 फॉस्फेट मिल जाते हैं एडीपी के साथ, मिला देते हैं 2 एटीपी, ठीक है, और 2 एनएडीएच, ये रिड्यूस हो जाते हैं एनएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है। ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वेरियस एंजाइम्स है, क्योंकि ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सिंपली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, एक एंजाइम जिनको हेक्सोस काइनेज कहा जाता है, हेक्सोकाइनेज कहा जाता है। हेक्सो मीन 6, ठीक है, इसका मतलब है कि ये ग्लूकोज पे एक्ट करेगा। और काइनेजेस आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम यूज इन फॉस्फोराइलेशन केमिकल रिएक्शंस। फास्फो, ये वाले सारे जो पाथवे हम डिस्कस कर रहे हैं, इनमें जितने भी एंजाइम्स का जिक्र होगा उनके आखिर में काइनेज आएगा, काइनेजेस। ठीक है, ग्रुप, ये एक पूरा एक ग्रुप है एंजाइम का जो कि इसी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशंस में काम करते हैं। ठीक है, एंजाइम का पता है ना, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब वो कंपाउंड जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर लेते हैं और खुद उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इसका मतलब ये हुआ कि एटीपी क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई एडीपी में, एक फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया तो ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कभी G6PD का नाम सुना है क्लिनिकल लाइफ में, जिन्होंने पीड्स में काम किया हो? G6PD डिफिशियंसी, या सिर्फ G6PD, यस या नो बता रहे? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना, बहुत खतरनाक। G6PD का नाम कभी सुना है? एक तो यस और नो कहने में भी आप इतना टाइम ले लेते हैं। नहीं सुना, ठीक है, देखिए, G6PD एक मेटाबॉलिक कंडीशन है जिनमें स्पेशली बच्चों, मैंने पीड्स में काम किया है ज्यादातर तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि इस केमिकल कंपाउंड की या इस एंजाइम की कमी होती है इंसान की बॉडी में, बच्चों में। ठीक है, G6PD डिफिशियंसी उसको कहते हैं। अच्छा, इनमें होता क्या है, इनमें इंतहाई ख्याल करने की जरूरत होती है। सर्टन ड्रग्स ऐसी होती है, सर्टन केमिकल रिएक्शन, सर्टन केमिकल्स ऐसे होते हैं कि अगर वो पेशेंट उनको इंजेस्ट कर ले, उनको खा ले, ठीक है, तो चूंकि ये एंजाइम तो बन नहीं रहा, ये केमिकल तो सेल्स में मौजूद ही नहीं है, ठीक है, ये स्टेप कम है, तो हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, आरबीसीज की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है और इनकी पूरी मेडिसिन की एक लिस्ट होती है। ठीक है, जिनमें ये क्लियर कट बताया हुआ होता है कि ये मेडिसिन G6PD वाले पेशेंट्स को नहीं देनी। अगर दे दिया तो डायरेक्ट हीमोलाइसिस स्टार्ट होगी, ब्लड की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आरबीसीज की। आई होप कि आप समझ आ गया होगा। अच्छा, जो फर्स्ट स्टेप की हम बात कर रहे थे वो यहां तक होता है। ठीक है, इसमें ये तकरीबन 3 कार्बन कंपाउंड तक आ जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, और डाई डाईहाइड्रो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये तीन, ये दो में 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, और दो में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, दोनों आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये रेड कलर के सारे एंजाइम्स हैं। तो लास्ट में आकर हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड जिनको पायरुवेट कहा जाता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में।
और पायरुवेट कितने प्रोड्यूस होते हैं? 3 प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुवेट 3 है। चले जी, यहां तक ग्लाइकोलिसिस का क्लियर है सबको? ठीक है, कुछ अहम बातें याद रखिए। देखिए, ग्लाइकोलिसिस वो मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, स्प्लिट होता है 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको पायरुवेट कहा जाता है। 2 फेजेस में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप इंटरगोनिक, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी वहां पर कंज्यूम होती है। दूसरा स्टेप होता है एक्सर्गोनिक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ग्लाइकोलिसिस के? पायरुवेट, 2 पायरुवेट, ठीक है, 2 एटीपी, और इसके अलावा 2 एनएडीएच। ये देखिए, ये इसके फाइनल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। होता कहां पर है? ये साइटोसोल में होता है, जो लिक्विड या फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का। अब देखिए, पायरुवेट प्रोड्यूस हो गया, तो अब पायरुवेट चूंकि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ठीक है, तो ये चला जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसी ही ये एंटर होगा तो सबसे पहले ये पायरुवेट ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ठीक है, या ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, लेकिन ज्यादातर ऑक्सीजन ऐड होता है। ठीक है, तो जैसे ही इस 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ये स्प्लिट हो जाता है एक को एंजाइम में, जिसको एसिटाइल को ए कहा जाता है। आई होप कि यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, पायरुवेट ऑक्सीडाइज होकर 2 एसिटाइल को ए में स्प्लिट हो जाता है, साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज कर लेता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एटीपी। एटीपी हमें ऑलरेडी मिल गई है 2। ठीक है, साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। यही है ना, हम उस चीज को प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा कि एसिटाइल को ए, जो कि एक को एंजाइम है, ठीक है, को एंजाइम एसिटाइल को ए ये जाएगा और मजीद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होगा। ठीक है, ज्यादातर ये ऑक्सीडाइज होगा, तो ये हमारे पास एनर्जी इक्विवेलेंट जो है, ठीक है, या रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट एनएडीएच और एफईडीएच2 जिन्हें कहा जाता है, वो ये यील्ड करेगा। ठीक है, एसिटाइल को ए, तो एसिटाइल को ए हमारे पास आया पायरुवेट से। ठीक है, चले जी अच्छा, ये क्रिप्स साइकिल जो है, ठीक है, ये एनएडीएच और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये जब हम मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या प्रोटीन से एनर्जी कैसी प्रोड्यूस होती है, तो उसमें हम ट्रांसअमाइनेशन में और डीअमाइनेशन में इसका जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि जब अमाइनो एसिड की ट्रांसअमाइनेशन होती है, उसके बाद डीअमाइनेशन होती है, तो वो खुद ब खुद छलांग लगा लेता है इस क्रेब साइकिल में। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ पे होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इस एसिटाइल को जब इन ऑक्सीडाइज होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड्स। ठीक है, और इसके अलावा जो को एंजाइम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, एनएडीएच रिड्यूस होकर एनएडी रिड्यूस होकर एनएडीएच बन जाता है, एफएडीएच, ठीक है, रिड्यूस होकर एफईडीएच2 बन जाता है। ठीक है, रिड्यूस में इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो जो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है उसे रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, और यही एनएडीएच और एफईडीएच2 ये फिर आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो क्रेब साइकिल का मकसद क्या है? क्रेब साइकिल का मेन मकसद है इस जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है उनका प्रोड्यूस होना, उनका बनाना। ठीक है, एनएडीएच और एफईडीएच2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाइड्रोजन को लॉस करेंगे, हाइड्रोजन को ये डोनेट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? हम कोई बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें तो नहीं कर रहे ना, मतलब है कि खलाई बात है, ऊपर ऊपर से गुजरने वाली बात है। ठीक है, चलिए जी, तो इसके फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, जब एक दफा ये साइकिल रन होता है, ठीक है, जब पायरुवेट एक दफा स्प्लिट होता है एसिटाइल कोवे में, तो हमारे पास नेट रिजल्ट बनता है, नेट प्रोडक्ट्स बनते हैं 3 एनएडीएच, 1 एफईडीएच2, 1 जीटीपी, ठीक है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, या गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसके अलावा 2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, ये जो क्रिब साइकिल है
एक उसके लिए ये 2 दफा रन होता है, ठीक है। क्यों रन होता है 2 दफा? क्योंकि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में 2 पाइरुवेट प्रोड्यूस हुए हैं। पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है ना, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 था, तो एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई है 2 पाइरुवेट में, ठीक है। तो जब एक दफा पाइरुवेट पे क्रेब्स साइकिल रन हुआ है तो हमारे पास ये नेट रिजल्ट मिला है, और ये 2 पाइरुवेट आए हैं, तो ये साइकिल ट्वाइस रन होगा। तो हमारे पास 6 NADH, 2 FADH2, 2 में लिखना भूल गया, 2 GTP एंड 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में। आई होप है कि क्लियर है यहाँ पर सबको। देखिए ये सारे के सारे कोएंजाइम्स हैं और ये स्टेप्स हैं, ठीक है। ये देखिए ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसको जरा याद रखें, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड की भी जब डीअमाइनेशन होती है, ठीक है, तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है अमाइनो एसिड, यहाँ पर फिर यहाँ से शामिल होता है वो अमाइनो एसिड जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम आए, ठीक है। अच्छा देखिए सिट्रेट, ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो सिट्रेट बनता है। इसमें हर स्टेप के लिए अपना एक एंजाइम होता है, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोवे, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ठीक है। ये फ्यूमरेट को जो कन्वर्ट करता है, ठीक है, सक्सिनेट, उसको फ्यूमरेज कहते हैं। इसके अलावा मेलेट मेलेट कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट में, और इसी तरह से फिर ये ऑक्जेलियो एसीटेट जब दोबारा एसिटाइल कोवे के साथ मिलकर एसिटाइल कोवे को ऑक्सीडाइज कर लेता है, ऑक्जेलियो एसीटेट से एक ऑक्सीजन एसिटाइल कोवे में चला जाता है, तो फिर ये सिट्रेट बन जाता है। तो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर क्रेब्स साइकिल। आई होप कि क्लियर है सबको। बोरिंग तो बहुत है लेकिन क्या करें, कोशिश करें समझने की, पढ़ना तो है हमने। क्लियर है यहाँ पे सबको? किसी को कोई इशू तो नहीं है? लास्ट हम बस सिर्फ लास्ट पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, आज के दिन का या इस पूरे एनर्जी प्रोडक्शन की स्टेप का हमारे पास लास्ट वो है टॉपिक है, जो कि है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। चलिए जी, जरा सा मुझे ये बता दें कि आप लोग मुझे बता दें कि ग्लाइकोलिस, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाता है? ग्लाइकोलिसिस होता है उस पे। ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में रिजल्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट बता दें मुझे, सिंपल, इंतहाई सिंपल, 2 वर्ड्स में। जी जी, इसमें डबल कार्बन का वो बन जाता है। वेरी गुड। इसमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बन जाते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट कहते हैं आधे होने को, ठीक है, डिवाइड होने को, ठीक है, स्प्लिट होकर 2 पायरुवेट बना देते हैं। बस ये आपका आंसर होना चाहिए। कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है, ये याद रखना है। उसके बाद क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? क्रेब्स साइकिल में होता है कि जो पाइरुवेट है वो ऑक्सीडाइज होता है एसिटाइल कोवे में, ठीक है। और एसिटाइल कोवे जब पूरे साइकिल से होकर गुजरता है तो हमारे पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स, ठीक है, NADH और FADH2 वो रिलीज करता है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और GTP रिलीज करता है, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल हमेशा टेक प्लेस होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहा? मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास इनहैंड क्या है? इनहैंड हमारे पास है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंसेस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ATP एंड GTP। यही नेट रिजल्ट आया है ना हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इनहैंड है। राइट साइड पे देखिए आप लोग के सामने एक जूते के टाइप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस कहते हैं बिजली घर को, ठीक है, डैम को। जैसे पावर हाउस ऑफ द पाकिस्तान क्या है, या पावर हाउस ऑफ द KPK क्या है? तरबेला डैम है। वहां पर सारी प्रोड्यूस होती है, पूरे KPK में डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमारे घरों तक बिजली आती है। इसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये तरबेला डैम है सेल का, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी पूरे सेल को लाइट अप रखती है, सारे के सारे काम होते हैं, ठीक है। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, आई होप कि आप लोग को माउस का कर्सर नजर आ रहा है। देखिए इसकी जो सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, ठीक है। जो फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये वाली, जहां पर मैं आपको कर्सर
मूव कर रहा हूं, इसको कहते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मींस के दरमियान, तो दो पर्दों के दरमियान जगह। ठीक है, अच्छा, अब ये जो बिल्कुल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आईएमएम, ये क्या बनाता है, ये फोल्डिंग्स बनाती है। इस फोल्डिंग्स के अंदर जो एरिया होता है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो फोल्डिंग्स बनाई हुए, इन फोल्डिंग्स को मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हमेशा क्रेब साइकिल होता है मैट्रिक्स में, ये बात आप याद रखिए। क्रेब साइकिल कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस बने हैं, ठीक है, एनएडीएच एफएडीएच2, वो यहाँ मैट्रिक्स में बने हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास सेट ऑफ एंजाइम है जो कि इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर लोकेट होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं, टोटल 4 होते हैं ये। ठीक है, सेट ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इनको कहा जाता है। ठीक है, वो इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, टावर्स होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, रोमन की गिनती 1 2 3 4, ये इसको जरा देखिए, जो आपके पास पॉइंट है। ठीक है, इनको इसी तरह से डिनोट किया जाता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1, एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस एनएडीएच और एफएडीएच2 को कंबाइनली कहते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लोग की सबकी क्लास है ना, तो कंबाइनली हम आपको कह रहे हैं कि पोस्ट आर इन बीएसएन सेमेस्टर 1, और उसके अंदर आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, इसी तरह एनएडीएच और एफईडीएच2 को कहा जाता है रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस, और ये क्रेब साइकिल के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे मौजूद जो एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस है, ये इन एनएडीएच और एफईडीएच2 को रिसीव करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनको रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस क्यों कहा जाता है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस इनको इसलिए कहा जाता है कि ये हाइड्रोजन पेयर को हमेशा, इनके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन 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 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये उनको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, फिर एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, करवाने वाले कौन होंगे, यही रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस होंगे। ठीक है, चलिए जी, ये क्या करते हैं, सेट ऑफ जो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनको ये डोनेट करेंगे। कहाँ डोनेट करेंगे, इन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में। देखिए कुछ इस तरह से हम, ठीक है, ये देखिए, ये NADH2, ये देखिए, ये आपके पास ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इसका मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये देखिए, मैट्रिक्स से हमेशा NADH और FADH2 रिसीव होते हैं, क्योंकि हमेशा क्रेब साइकिल टेक प्लेस होता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को या हाइड्रोजन या NADH FADH2 को रिसीव करते हैं और बाहर फेंक देते हैं इनको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। अब ये देखिए, NADH2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, कहां पर, जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स 1 है। ठीक है, और खुद ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिए। ठीक है, जब इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो ये हाइड्रोजन पुश हो जाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, यहां आ गया, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। उसके बाद क्या होता है कि FADH2 जाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 में, यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और खुद ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का अगर आपको याद हो, ऑयल से अगर आप याद करें, ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाते हैं। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो अब ये क्या है, देखिए इसने हाइड्रोजन लॉस कर लिया। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि ऑयल से आप याद रखें, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर लिए है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये फ्लूरोक्विनोन है, फ्लूरोक्विनोन एक कोएंजाइम है, और ये 3 हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे में मैं आपको जब हम एंजाइम का स्ट्रक्चर वो पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो अजीज, तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एपो एंजाइम होता है और होलो एंजाइम होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखते हैं, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम के साथ मिलता है इन 2 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी में, ठीक है, तो हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है ये? वाटर का एक मॉलिक्यूल। चूंकि हमारे पास ये स्टेप होता है ट्वाइस, 2 दफा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एनएडीएच कितने हैं? एनएडीएच हमारे पास 2 आए हैं क्रेब्स साइकिल से। चलिए कोई इशू तो नहीं यहाँ पर। तो देखिए वाटर भी बन गया हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बना था? क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जब पायरुवेट ऑक्सीडाइज होकर कोएंजाइम ए बना था, ठीक है, एसिटाइल को ए बना था, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जब एक स्टेप था उसमें उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बना था, ठीक है, यहाँ पर आकर वाटर बन गया है। और एटीपी ग्लाइकोलिसिस में भी प्रोड्यूस होती है और क्रेब्स साइकिल में भी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर तो खैर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब हम ये प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। देखिए होता क्या है, ये मैट्रिक्स है, यहाँ से NADH और FeDH2 हमें मिल रहे हैं, ठीक है। ये NADH और FeDH2 क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, साथ में हाइड्रोजन को लॉस करते हैं। ये हाइड्रोजन लॉस होकर ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की ग्रेडियंट बढ़ गई है बनिस्बत मैट्रिक्स के। आपको ये बात ही समझ आ रही है? पता नहीं यार, चलो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ, तस्वीर को रहने दे। समझ आ रही है सबको, या बहुत ज्यादा इंटेंसली बोर हो गए हैं आप? चले नेक्स्ट मीटिंग हमारी स्टार्ट होगी, बस ये मेरे ख्याल में आखिरी 1-2 स्लाइड्स हैं। अभी तक किसी को कोई इशू तो नहीं है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोसेस मुझे लग रहा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस मुझे नहीं नजर आ रही इसमें। चलिए जहां पर मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरी डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। पहली दफा तो देखिए ग्लूकोज के साथ हम ये काम कर रहे हैं ना, वरना ये तो सबको पता है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन वो बनाते हैं, एटीपी बनाता है, ठीक है। हम तो उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना। चले एनी हाउ देखिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ट्रेवल करते हैं फर्स्ट से फोर्थ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में। ये देखिए ये आपके पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। सर आवाज नहीं आ रही सी सर। आवाज सिर्फ एक स्टूडेंट को सही नहीं आ रही या सबको इशू है? क्लियर है? सर कट कट आ रही है। कुछ क्लियर है। इसका मतलब है कि 2 स्टूडेंट्स के सिग्नल में इशू है। क्या हो गया? जी 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 जी, यहाँ तो ठीक है, वेरी गुड, चलिए शुक्र है। चलिए हम इसको आसान, सर के लिए हम इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बस यहाँ तक, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ये ट्रेवल करेंगे 2, 3 और 4 में। रिजल्ट क्या होगा कि जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है NADH और FeDH2, ये हम यहाँ पे हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहाँ पर है। ये NADH FeDH2 प्रोड्यूस हुआ है क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में। इलेक्ट्रॉन लॉस